विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर 6 के अध्याय संघ राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, दो प्रकार की प्रणालियां हम देखते हैं। अब जब प्रश्न पैदा होता है कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या है और एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। संघात्मक शासन प्रणाली केंद्र राज्य संबंधों से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के संबंधों से होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि। एकात्मक शासन प्रणाली जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हो, जिसमें केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती है तथा प्रशासनिक विभागों को मिलने वाले अधिकार केंद्रीय सरकार पर निर्भर हों। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, चीन इत्यादि। केंद्र राज्य संबंध का शक्ति विभाजन, विधायी संबंध आर्टिकल 245 टू 255 पार्ट 11, प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 टू 263 पार्ट 11, वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 टू 293 पार्ट 12। भारत में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, अर्थात भारत में न्याय प्रणाली का एकीकृत स्वरूप पाया जाता है। इन तीनों में से आज का हमारा अध्ययन विषय है केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में कैसे रहते हैं, आपातकाल में प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में कैसे रहते हैं। इन दो भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया जा सकता है। पहले हम देखेंगे सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में सामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार के संबंध रहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना एक जटिल समस्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 टू 63 तक संघ राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। जब आपातकाल की घोषणा लागू नहीं हो के समय केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर उसका अध्ययन किया जा सकता है। ए, कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। केंद्र तथा राज्यों की कार्यकारी शक्तियों उनकी विधायी शक्तियों से अंतर संबंधित है, अर्थात जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है, और जिन विषयों पर प्रशासन करने की शक्ति राज्यों के पास है उन पर राज्य सरकारें प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हीं विषयों पर वो राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं, परंतु समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें प्रशासन करती हैं। बी, राज्यों को निर्देश देने की शक्ति केंद्र के पास। आर्टिकल 256 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिस पर संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग
ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। आर्टिकल 257 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना हो। साथ ही केंद्र को यह भी शक्ति दी गई है कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे सके। इस प्रकार के निर्देश केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं। सी, कृत्यों का आदान प्रदान। आर्टिकल 258 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर अपने कुछ कार्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। जैसे आर्टिकल 258 का 1, जिसमें राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कार्य सौंप सकता है। आर्टिकल 258 का 2, जिसमें संसद अपनी किसी विधि के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां व कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वे कार्य राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे हों। यदि केंद्र सरकार आर्टिकल 258 के अंतर्गत कोई निर्देश राज्य सरकार के लिए जारी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों के निर्वाह में किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। संघात्मक देशों में केंद्र व राज्य की सेवाएं अलग अलग होती हैं। दोनों सेवाओं का एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत में इन सेवाओं को क्रमशः केंद्रीय सेवाएं तथा राज्य सेवाएं कहा जाता है। भारत में इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य सेवा वर्ग अखिल भारतीय सेवा IAS है। अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इनके चयन और प्रशिक्षण का केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इन सेवाओं की नियुक्ति सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। जब वे किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तो उन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, किंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र का ही होता है। नेक्स्ट, परस्पर समन्वयकारी उपबंध। संघ तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान द्वारा निम्न उपबंध किए गए हैं। नंबर 1, पूर्ण विश्वास एवं मान्यता उपबंध। आर्टिकल 261 में कहा गया है, संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित एग्जीक्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट, जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णयन। आर्टिकल 262 में संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदी, घाटियों या जलाशयों आदि के जल के प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद ऐसे किसी विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता को निषिद्ध प्रोहिबिट कर सकती है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसे अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तो वह इसका गठन कर सकता है। संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न आयोगों जैसे राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारी आयोग
आदि की अनुशंसाओं के फलस्वरूप 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। इस परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर सुझाव देना है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों को बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद अनुशंसाएं कर सकती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंध में दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है, परंतु न्यायिक व्यवस्था में द्वैध नीति डुअल पॉलिसी के स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय इसके नीचे हैं। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्यों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है अन्य संवैधानिक प्रावधान। ये प्रावधान भी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, किंतु उसे पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उसे पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, किंतु उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। अंतिम बिंदु है संविधानेतर प्रावधान। उदाहरण स्वरूप अनेक सलाहकारी निकाय जैसे नीति आयोग, जिसे पूर्व में योजना आयोग कहा जाता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदें आदि केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कई सम्मेलन भी होते हैं जो केंद्र तथा राज्यों के कार्यों में सामंजस्य बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन सभी की अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। नंबर 2 पॉइंट है आपातकाल में प्रशासनिक संबंध। हमने एक नंबर पॉइंट में देखा था कि सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है आपातकाल में प्रशासनिक संबंध, अर्थात संकट काल में केंद्र और राज्य के संबंधों में क्या क्या संबंध पाए जाते हैं। राष्ट्रीय संकट आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य विधानमंडल पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक संकट आर्टिकल 356। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राज्यों के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जा सकती हैं। अंतिम है वित्तीय संकट आर्टिकल 360।
इसमें केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देश दे सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने के आदेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों का नियमन कैसे होता है। धन्यवाद।